और सबसे पहले देख लेते हैं आज पूरे शो के दौरान न्यूज़ इन फोकस कौन सी रहेंगी खबरें। फोकस में खबरों पर एक नज़र। सबसे पहले वाला ऑफ कोर्स हमारी कवर स्टोरी में बात होगी। आज फॉर्मूले से समाधान की बात की थी सरकार ने, लेकिन आखिर क्यों नहीं माने किसान, क्या बात हुई और बात कहाँ बिगड़ी, इस विशेष चर्चा खास मेहमानों के साथ। इसके बाद आपको बताएंगे एक दिलचस्प सर्वे जिसमें आईएम की स्टडी ये कहती है कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष करते हैं शॉपिंग। आमतौर पर धारणा ये होती है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादातर जो रुझान है वो महिलाओं का होता है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि पुरुष एक्चुअल में ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी, आगे बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर हुआ टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप ने एक बड़ा मकाम हासिल किया है, और इस पूरी खबर का भी आगे विश्लेषण करेंगे कि अकेला टाटा ग्रुप पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू वाला, मार्केट कैप वाला कैसे हो गया। साथ ही साथ बात होगी आपकी सेहत की, और आज हम सेहत में बात करेंगे स्लिप डिस्क की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर से ऑफिस गोअर्स के बीच में स्लिप डिस्क की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। करेंगे इसका पूरा विश्लेषण, कैसे लक्षणों को पहचानना है और करना क्या है। आगे बात आज की इंडिया 360 में। और आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आज का हमारा पोल जो जुड़ा है आज की हमारी कवर स्टोरी से। आज की कवर स्टोरी है हमारी किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध को लेकर, और आज का सवाल है कि क्या किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए था। आपका क्या नजरिया है? किसानों की तरफ से इसे ठुकराया जा चुका है। सरकार कह रही थी कि अगर आप इन बातों को मान लेते हैं तो हम फिर 5 साल आपको, अगर आप ये फसलों को उगाते हैं तो हम इस पर एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं। तो क्या ये बेहतर प्रस्ताव था गतिरोध को कम करने के लिए, दूर करने के लिए? आपको क्या लगता है? किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रस्ताव मान लेना चाहिए था या नहीं? हाँ या ना में आपको देना है जवाब। कोई कमेंट अगर करना चाहें तो प्लीज़ कीजिएगा। अगर अच्छा कमेंट हुआ तो उसे हम शो में समाहित भी करेंगे, शामिल भी करेंगे आगे। इसलिए पूरे शो को देखते रहिएगा और हाँ या ना में अपना जवाब दीजिए। जी बिजनेस के सभी सोशल मीडिया पेजेस पर हमारा ये आज का पोल ऑन है। और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की टॉप वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर आज विराम लग गया। आज कमलनाथ के साथ बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी कहीं भी नहीं जाने वाले। सज्जन वर्मा ने कहा कि कुछ नाराजगी थी, अब वो दूर हो गई है। पार्टी में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है, उसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ या नकुल नाथ ने कभी नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने मीडिया से बात करने से फिलहाल इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली यौन उत्पीड़न केस में ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी है। कमेटी ने बीजेपी सांसदों के साथ दुर्व्यवहार पर यह नोटिस जारी किया था। कमेटी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, उत्तर 24 परगना के डीसी, बशीरहाट के एसपी और एएसपी को समन जारी कर 14 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहजहां राशन घोटाले मामले में ईडी की रेड के बाद से फरार है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है, जबकि इस समन की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार क्या नहीं करना चाहिए? एजेंसी ने छठा समन भेजकर केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। कानून के जानकारों के मुताबिक सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपए के 14,000 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। इसमें 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में बीते 7 सालों से डबल इंजन की सरकार है। यही कारण है कि आज यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल है।
पीएम ने कहा कि आज यूपी वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि अगर नीयत हो तो बड़े बदलाव आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम के मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्य सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। श्री कल्की भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद वहां आए लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि जो भी अच्छे काम थे लोग मेरे लिए छोड़ गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा होने पर ही वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है और उनके पास लिस्ट आ गई है और उन्होंने ये लिस्ट दे भी दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। बीएसपी से कांग्रेस की बातचीत पर अखिलेश यादव ने कहा कि कौन सा दल किस दल से बात कर रहा है इस पर वो कुछ नहीं कहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। किसान आंदोलन के बीच में सरकार एक नया फॉर्मूला लेकर आई। इसके तहत किसानों को 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने की बात कही गई, लेकिन सरकार के इस फैसले को किसानों ने खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि एमएसपी पर गारंटी के अलावा उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किसानों ने सरकार का ये प्रस्ताव क्यों ठुकराया और आगे अब क्या होगा, ये गतिरोध कैसे दूर होगा, किसानों की मांगे क्या सरकार मान सकती है या नहीं, उनमें क्या कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, समझेंगे पूरी बात खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब केंद्र सरकार के तीनों मंत्री किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक कर बाहर निकले। मंत्रियों के चेहरे पर मुस्कुराहटों ने उम्मीद जगाई कि चौथे दौर की बैठक के बाद समाधान की राह दिख रही है। सरकार की तरफ से किसान नेताओं के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए, लेकिन इन प्रस्तावों को किसानों ने नहीं माना। पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने किसानों को क्या प्रस्ताव दिए थे। अरहर, मसूर और उड़द की दाल पर 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी देगी। इसके अलावा मक्का पर भी 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी होगी, लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि सरकारी कंपनी नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसमें एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसी तरह कपास पर भी सरकारी कंपनी से एमएसपी खरीद का प्रस्ताव किसानों को दिया गया था। और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद बाहर निकले किसान नेताओं के चेहरे पर प्रस्ताव को लेकर कुछ उलझन दिख रही थी। शायद इसलिए किसान संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए सरकार से 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन किसानों ने इससे पहले ही केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब ये समझ लीजिए किसान क्या चाहते हैं। दरअसल इस वक्त सरकार 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देती है, मगर किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले। साथ ही डेयरी और हॉर्टिकल्चर को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। इन सभी प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत करीब 40 लाख करोड़ रुपए है। अगर सरकार सब पर एमएसपी की गारंटी देगी तो सालाना 40 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। यानी सरकार को सालाना 40 लाख करोड़ का अनाज खरीदने के लिए तैयार रहना होगा, जो कि काफी मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दरअसल सरकार का कुल एक्सपेंडिचर बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में अगर सरकार एमएसपी के लिए तैयार हो जाती है तो सरकार के कुल एक्सपेंडिचर बजट का 90% एमएसपी पर खर्च हो जाएगा। बता दें कि दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद थी कि सरकार के इस प्रस्ताव के बाद किसान मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखना है कि इस मसले पर क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। डॉक्टर कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं एमएसपी कमेटी के और साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। कृष्णबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपकी नज़र में क्या ऐसा रह गया, सरकार के प्रस्ताव में क्या ऐसी कमी थी कि किसानों ने इसे ठुकरा दिया? देखिए दीपक जी, जहां तक पंजाब की वर्तमान परिस्थितियों को हम देखें तो उसमें तो धान और गेहूं का तो एक एक दाना एमएसपी पर सरकार की एजेंसी खरीद ही रही है। वहां जो पानी की दिक्कत आ रही है उसकी वजह से फसलों को बदलाव की आज आवश्यकता है। पंजाब के हित में है ये। हर साल जो 1 मीटर वाटर लेवल टेबल जो है नीचे जा रहा है, ये बहुत नुकसानदायक बात है। तो सरकार की सोच ये थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा कृषि मंत्री भी साथ बैठे थे केंद्र के मंत्रियों के साथ। सोच यही था कि जैसे इसके अलावा जो कपास है, कपास की भी एक गारंटी की बात हो गई कि भाई ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कांटेक्ट करेगा। दूसरा, दलहन के मामले में जो जरूरत है और कम पानी की फसल है उसको नेफेड जो कांटेक्ट करके और प्रोक्योर करने के लिए प्रस्ताव, और एनसीसीएफ का प्रस्ताव, कोऑपरेटिव सेक्टर का। इसी तरीके से मक्का की बात कही गई, बायोफ्यूल के लिए आप मक्का पैदा करेंगे तो उसे भी कांटेक्ट में जो है खरीदा जाएगा। तो ये तो पंजाब के हित में है, किसान के हित में है। इसको समझने की जरूरत है कि आज पंजाब को कम पानी की फसलों को पैदा करना पंजाब का हित है, पंजाब के किसानों का हित है। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई हमें एमएसपी चाहिए, और जब वो नेफेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ये सब आपसे कांटेक्ट करके और आपसे लेने के लिए तैयार सरकार कह रही है, तो इसमें परेशानी मुझे तो कोई समझ में नहीं आई कि अब क्या परेशानी है किसान भाइयों को, ये बताओ ना। किसानों की समस्या का समाधान करवाना उद्देश्य है, तो ये तो बहुत अच्छा सुझाव है सरकार की तरफ से। गहराई से समझने की जरूरत है इसको। लेकिन कृष्णबीर जी, किसानों का ये कहना है कि जो दलहन है और जो मक्का है उसमें इतना शेयर नहीं है पंजाब हरियाणा के फार्मर्स का, इसलिए उनको ये इनकम्प्लीट प्रपोजल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप इन्हीं चीजों की खेती कीजिए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो पंजाब की परिस्थितियां हैं, जमीन की और पानी की, दो चीजों को तो देखना होगा। पंजाब में सबसे भारी किल्लत है पानी की, जो जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है, ये सबको पता होना चाहिए। 20 साल में अगर यही हालत रही तो पंजाब की क्या दुर्गति होगी, जीवन की दिक्कत आ जाएगी, मनुष्य के लिए अपने लिए पानी पीने के लिए दिक्कत आ जाएगी। तो ये फसलों का बदलना, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी आवश्यक है। फसल, आखिर हम क्यों एक ही फसल पे लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं? दलहन की देश को जरूरत है। देखिए, किसानों को वो पैदा करना चाहिए जो देश को जरूरत है, उसका बाजार है, आवश्यकता है, तभी तो आप पैदा करेंगे, तभी तो देश में उसका खपत होगी, और जब खपत होगी तो खरीदारी भी होगी, आपको भाव भी मिलेगा, और कम पानी की फसल है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मक्का का है कि बायोफ्यूल की आज जरूरत है, कन्वर्जन कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, फसल ही तो पैदा करनी है। कपास है, बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में खेती होती है। अब जब कपास को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 5 साल के लिए आपका कर लेगा, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपकी परेशानी कहाँ है? उनकी आप क्या पैदा करना चाहते हैं? कृष्णबीर जी, इनका ये भी कहना है कि सारी की सारी फसल्स पे हमने एमएसपी की बात की थी, हालांकि दूसरी भी है, कर्ज माफी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में हाइक नहीं होने की बात है, जो केसेस फाइल किए गए हैं 2020-21 में उन्हें वापस लेने की बात है। तो वही पुरानी जो डिमांड्स हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ सारी फसलों पर डिमांड है। तो ये कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच है जो उन्हें माना वो उनको मंजूर नहीं है। देखिए, बात पंजाब के हित की बात कर रहे हैं। अगर आप सारी फसलों की बात करोगे तो फिर 23 फसलों से कहां गुजारा है किसानों का?
हिमाचल के किसानों की अपनी फसल है, उत्तराखंड के किसानों की अपनी फसल है, केरल और तमिलनाडु के किसानों की अपनी फसल है। देखिए, किसान किसान है, वो मुर्गी पालन करता है, वो दुग्ध उत्पादन करता है, पशुपालन का काम करता है, मछली पालन का करता है, वो भी सब किसान है। व्यवस्थाएं सबके लिए अलग अलग जो है सोचनी पड़ती है। लेकिन जब पंजाब की बात हुई तो पंजाब के किसानों के हित में प्रस्ताव है, ये पंजाब के हित में है, पंजाब के किसानों के हित में है। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर अब अगर आप कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी इससे, उसके बावजूद किसान अगर नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये गतिरोध आगे बढ़ता हुआ किस तरफ आप देखते हैं? ये देखिए, गतिरोध न देश के हित में है, न पंजाब के हित में, न किसानों के हित में है। गतिरोध अच्छा नहीं कहा जा सकता। कोई भी बात है, शांति के साथ आपकी बात हो रही थी, 4 दौर की बात हुई है, एक प्रस्ताव पंजाब के हित में आया है, आपके हित में आया है, आपको गहराई से उसको समझना चाहिए और उसको स्वीकार करने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। आपको फसल पैदा करनी है, सरकार की एजेंसीज को, कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज को खरीदना है, आपको पेमेंट देना है। बट सर क्या आपको लगता है, बट आपको लगता है सर, ये जो 5 साल की जो शर्त लगा दी गई थी कि आपको 5 साल आपको इसी क्रॉप को उगाना होगा और हमारी दलहन और मक्के की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना होगा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं था कि आपने 5 साल की एक लंबी शर्त लगा दी? नहीं, एक बात बताइए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कम है क्या? जब ये चलेगा, ये जो चलेगा 5 साल, जब आराम से स्मूथली चलेगा तो ये आगे भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि खेती बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं कि किसानों का माल बिकना खरीदना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नेफेड और एनसीसीएफ जो है काम करना छोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों चीजें, मेरा पहले से ये मत रहा है कि किसानों को कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ लिंक करना जरूरी है और किसानों को बाजार में खड़ा करना कोऑपरेटिव के माध्यम से। सहकार से समृद्धि का जो नारा सरकार ने दिया है, आप ये बताइए कि सहकारिता मंत्रालय को अलग क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि तमाम विकसित देशों के अंदर सहकारिता के मॉडल जब अपनाया किसानों ने तो कामयाबी से धीरे धीरे आगे बढ़ गए हैं। और इसीलिए नेफेड को और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन को किसानों के साथ लिंक करके और ये कॉन्ट्रैक्ट की बात रखी गई थी। मेरे साथ सर इस वक्त जी कृष्णवीर जी, मेरे साथ इस वक्त पुष्पेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बात यही चल रही है कि ऐसा सरकार के प्रस्ताव में क्या रह गया जो किसानों को ये पसंद नहीं आया और उसे खारिज कर दिया गया? देखिए, जो पिछला आंदोलन हुआ था उसमें ये सहमति बनी थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी और इस विषय में एक कमेटी बनाई गई थी और जिसके एक सम्मानित सदस्य जो है जसवीर चौधरी भी हैं, जो अभी पैनल पे आपके बैठे हुए हैं आपके साथ। अब 2 साल बिता दिए इन लोगों ने, कोई रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी है, संसद का अंतिम सत्र भी समाप्त हो गया है। अब लीगल गारंटी देने की जो बात है तो उसके लिए बीच में कोई वार्ता भी नहीं की इन्होंने, ना किसी मंत्री को भेजा। लेकिन जैसे ही किसान ने शुरू किया आंदोलन, तुरंत 3 मंत्री आ गए। तो ये मंत्री पहले भी तो आ सकते थे, जब टर्म खत्म होने जा रहा है इनका, और ये धीरे धीरे इसको आगे कभी कहते हैं एक्सपर्ट बनाएंगे, कभी कंसल्ट करेंगे, कभी कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाई तो थी भाई, 2 साल का कार्यकाल क्या कम होता है कंसल्टेशन करने के लिए? और उससे पहले स्वामीनाथन आयोग ने ये रिपोर्ट दे दी। स्वयं प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी 2011-12 में बनी थी, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उसने भी यही रिपोर्ट दी और उन्होंने भाषणों में भी कहा जब सब काम हो चुका तो बार बार कमेटी 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 थोड़ी बनती रहेगी, ये तो टरकाने वाली बातें हैं। अब ये प्रस्ताव लेके आए हैं कि साहब वो मांगा तो घोड़ा है लेकिन घोड़े की पूंछ ले लो आप। इस तरीके से काम थोड़ी चलेगा भाई। जब तय हो गया था पहले ही कि घोड़ा आएगा तो इसमें जो है पूछ देने की क्या जरूरत है? आप एमएसपी की लीगल गारंटी दे दीजिए, किसान अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई भी कर लेगा और धान और इसके ऊपर जो इनको चिंता व्यक्त ये कर रहे हैं
पंजाब के किसानों की, उसमें भी अपना दूसरी फसलों को उगाने का वो काम करेगा। अब ये कह रहे हैं कि साहब अब ये भी क्लियर नहीं है कि ये केवल पंजाब के किसानों को ऑफर दिया है या सारे देश के किसानों को दिया है। कल को ज्यादा दाल उग गई और गेहूं धान शॉर्टेज में आ गया, तब क्या स्थिति होगी? तो ये किसान के ऊपर छोड़िए, वो क्या फसल उगाएगा, वो अपने आप उगा लेगा। जो कॉस्ट उसकी आ रही है तो उसका बता दीजिए इसकी कॉस्ट इतनी है और इसके ऊपर इतना प्रॉफिट देकर के हम आपको लीगल गारंटी दे रहे हैं। बट पुष्पेन जी अभी मेरी कृष्णवीर जी से बात भी हो रही थी, उनका यही कहना है, मैं कृष्णवीर जी को भी अभी उनके लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा उनकी बात को, लेकिन अब तक जो मेरी बात हुई है पुष्पेन जी, उनका ये कहना है कि ये तो किसानों के हित में एक तरह से फैसला था, खासतौर से उस रीजन के जहां पर लगातार ग्राउंड वाटर को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लास्ट नवंबर में इसको लेकर चिंता जाहिर की थी और फसल को मक्के पर शिफ्ट करने की बात भी कही थी। तो ये एक तरह से सबके हित में ये फैसला था और साथ ही साथ में एमएसपी की गारंटी भी मिल रही थी, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, एमएसपी की गारंटी सारी फसलों पर नहीं मिल रही ना। हाँ। सारी फसलों पे आप दे दो तो उसमें ऑटोमेटिकली आदमी अपने हिसाब से सारी फसलें उगा लेगा। अब इसमें पहले सर्टिफिकेट देगा कि पहले मैं ये उगाता था, अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ। बाकी इसमें लड़ाई झगड़े और उस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं। अब सारी चीजें आपको एमएसपी पर लीगल गारंटी देनी चाहिए। उसमें ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इनका उद्देश्य है वो स्वयं निहित है। उसमें अपने आप ही आदमी जो है, भाई देखिए जब आप क्यू में जाते हैं देखते हैं एक लाइन लंबी है तो आप अपने आप ही दूसरे काउंटर पे चले जाते हैं जिसमें लाइन छोटी है। तो जिसमें भी जो है ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो दूसरे में चला जाएगा जिसमें उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसकी सॉइल सूट करती है, उस हिसाब से वो चलता रहेगा। उसमें क्या तकलीफ है? और इसमें दालें इसमें डाल दी इन्होंने। कम से कम तिलहन की बात करते, तिलहन 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट कर रहे हो आप, उसकी एमएसपी बढ़ाओ। और बल्कि जिस फसल की शॉर्टेज है बट पुष्पेन जी, क्या जब सरकार से बातचीत हो रही थी तो आप लोगों ने आर्गुमेंट्स नहीं रखे वहां पे? सारे आर्गुमेंट रख दिए। सारे आर्गुमेंट मानने के बाद वो गाँव में कहावत है ना कि भैया पंचों की बात सिर माथे पर खूंटा यहीं गड़ेगा। ये स्थिति है कि सारी बात आपकी ठीक है पर खूंटा यहाँ से नहीं हटेगा। डॉक्टर कृष्णवीर जी, मैं डॉक्टर कृष्णवीर जी को आमंत्रित करूंगा। सर, जो अभी पुष्पेन जी ने बात कही है डॉक्टर कृष्णवीर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं जो पुष्पेंद्र ने अभी कहा कि तिलहन को भी होना चाहिए। और दूसरा ये है, मैं आपको बता दूं कि कमेटी का जो काम सौंपा गया था उसमें 3 बिंदु थे। एक फसल विविधीकरण का, एक प्राकृतिक खेती का जिससे लागत कम करनी है और उत्पादकता बढ़ाने में काम करना, और तीसरा ये था कि पारदर्शिता हो और ज्यादा से ज्यादा गरीब किसानों को एमएसपी का लाभ कैसे मिले ये तय करने की बात। ये 3 एजेंडा उसमें साफ लिखे हुए थे। अब फसल विविधीकरण के ऊपर मैं एक मिनट में मैं बताता हूं, पूरे देश के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर 6 महीने तक हमने काम कर लिया। 6 महीने, इसलिए कि अलग अलग सॉइल का क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, फसलों की क्या स्थिति है। फसलों में बदलाव जरूरी है, लेकिन ये भी बात सही है कि जब किसान को उसका उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो दौड़ के पैदा करेगा। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मेरा खुद का विचार ये रहा है और मैंने कमेटी में बार बार ये बात रखी है कि देखिए, एमएसपी तो फिर मैं समझा दूं, एमएसपी सरकार की अपनी योजनाओं के खरीद के लिए है, लेकिन बाजार जो जिस तरीके से किसानों का शोषण होता है जब फसल आती है, ये मैं कमेटी में कह चुका हूं, तो उसको संभालने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को, उसमें पैक्स को और एफपीओज को जोड़ने की जो बात हमने कही थी, मैंने इसीलिए कहा है कि हमें किसानों को उनका उससे नीचे दाम ना मिले जो सरकार घोषित करती है, A2 प्लस FL प्लस 50%। मेरा तो 1 मिनट दीपक जी, मेरा खुद का ये मत रहा है कि बाजार के लिए, पूरी बात सुन लीजिए, बाजार के लिए जब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, किसानों को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, किसान को नहीं बचाएंगे तो फिर वो कर्जे में चला जाएगा। ऑलराइट सर, पुष्पेन जी, बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। जी पुष्पेन जी। हाँ चौधरी साहब, ऐसा है, देखिए ये मैं जो है चिट्ठी है, ये देखिए, ये चिट्ठी जो ये सरकार के सचिव की चिट्ठी है, ठीक, इसको पढ़ रहा हूँ। जो पिछला आंदोलन था इसका एक ही बिंदु पढ़ रहा हूँ। कमेटी एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है।
कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। अब आप साबित कर दो कि आपने जो कमेटी बनाई उसमें आपने एमएसपी प्रभावशाली होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, इसका क्या अर्थ है? अब ये एंकर महोदय बैठे हैं, कंपनी से ये कहें भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये कहेंगे ठीक है, सबके सामने स्टेज पर प्रभावशाली तरीके से तनख्वाह देंगे, टैक्स नहीं चाहिए, ऑनलाइन दे देंगे, तो तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। अरे मुद्दा तनख्वाह बढ़ाने का है भाई, मुद्दा सही दाम देने का है। बट गवर्नमेंट का ये कहना है नहीं पुष्पेन जी 4 फसलों से जो गतिरोध अब तक लगभग शून्य था, उसमें 4 फसलों से अगर बात आगे बढ़ रही है तो फिर आपको भी नहीं चाहिए कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए 4 के बाद फिर आगे बात बढ़े? नहीं, इसमें बाकी फसलों वाले किसान जो है उनके बीच में दरार पैदा करना कि पंजाब को दे दिया, हमें नहीं दिया, ये सब चीजें हम नहीं चाहते। और इसमें दुनिया भर की शर्तें हैं। प्रस्ताव अभी मौखिक रूप से आया है, इनकी मौखिक क्या लिखित की कोई वैल्यू नहीं है, लिखित मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है सर, इनकी लिखित की जो है कोई, ठीक है पुष्पेन जी, दुर्भाग्य से मेरे पास समय की कमी है। पुष्पेन जी, बस आगे का आप किसान आगे क्या करेंगे? आगे किसान के हाथ में, लोकतंत्र में एक ही तरीका है कि सड़कों पे बैठे मरते रहेंगे, खपते रहेंगे। इनको जो है आप अभी आंसू गैस छोड़े, ड्रोन छोड़े, किसी दिन तोप वोप ला करके इनको मार मूर दो, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद खुद अपना गमलों में खेती उगाते रहना, ये इस देश के अंदर होना है। ठीक है सर, यानी कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। जी आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा आपकी जो मांगे हैं उनके पूरा होने तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला और हमने समझने की कोशिश की दोनों पक्षों को कि दरअसल कमेटी और किसानों का पक्ष अलग अलग क्या है। फटाफट से जरा पोल ले लेते हैं। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या सरकार को, क्या जनता को, माफ कीजिएगा, क्या किसानों को जो सरकार का ऑफर था उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था? तो हाँ कहने वाले 54% हैं, ना कहने वाले लगभग 46% हैं। ये है आज के हमारे पोल का रिजल्ट्स। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग का यही मानना है, संभवतः इसमें वो आम लोग भी होंगे जिनकी वजह से, जिनको आंदोलन की वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का भी कहना है कि जनता को ये क्षणिक दिक्कतें सहनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों के भविष्य का सवाल है। तो अपने अपने लॉजिक्स हैं। अब उसमें ये गतिरोध किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये फिलहाल धुंधला, लेकिन किसानों ने फिलहाल फैसला किया है कि वो आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बिजनेस जगत की दिन भर की तमाम अहम खबरों पर फटाफट नजर से एक नजर डाल लेते हैं, फटाफट अंदाज में। वर्लपूल इंडिया की प्रमोटर इकाई वर्लपूल मॉरिशस लिमिटेड ब्लॉक डील के जरिए अपनी 24% हिस्सेदारी बेचेगी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह डील $45 करोड़ में हो सकती है। प्रमोटर ग्रुप की फिलहाल वर्लपूल इंडिया में 75% हिस्सेदारी है। कंपनी ने पहले भी बताया था कि वो कर्ज कम करने के लिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस ₹1,230 प्रति शेयर है, जो शेयर के पिछले क्लोजिंग प्राइस से 7.6% डिस्काउंट पर है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन और एक्सिस बैंक ने यूपीआई के लिए हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर इस हफ्ते एनपीसीआई के पास यूपीआई बिजनेस के लिए टीपीएपी यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के लिए आवेदन करेंगे। इस मामले में आवेदन के लिए दाखिल जल्द ही हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि एनपीसीआई इस प्रक्रिया को फटाफट पूरा करेगा। आरबीआई ने पिछले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके चलते कंपनी को यूपीआई कारोबार को बनाए रखने के लिए दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी करनी पड़ रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ईडी को अभी तक किसी संभावित विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला नहीं मिला है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ईडी ने पिछले हफ्ते 197 कम्युनिकेशंस की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के विदेशी लेन देन की जांच की घोषणा की थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अपने खातों या वॉलेट में नए फंड स्वीकार करने पर बैन लगा दिया। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अभी भी यह पता लगा रहा है कि किसी भी संबंधित उल्लंघन के लिए आरोप लगाए जाएं या नहीं। कोल इंडिया के शेयरों में आज करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। शेयरों में गिरावट कोल इंडिया के चेयरमैन के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने बताया कि कोल इंडिया के मौजूदा वित्त वर्ष में अपने प्रोडक्शन टारगेट से चूकने की आशंका है।
कंपनी के चेयरमैन ने कॉल में ये बात कही। उन्होंने कहा कि FY24 में कंपनी ने कोल प्रोडक्शन का टारगेट 78 करोड़ टन दिया था, जबकि उत्पादन उससे 1 करोड़ टन कम रह सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 5 सब्सिडियरी कंपनी FY24 के उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लेंगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 2300 करोड़ रुपए के निवेश के लिए टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ एक MOU साइन किया है। एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम्स के निवेश से राज्य के एयरोस्पेस इकोसिस्टम में बढ़ने की उम्मीद है। मंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर हुए। MOU के अनुसार एयर इंडिया केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे में रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधाएं स्थापित करेगा। इससे राज्य में 1500 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरकार ने अगले 2 वित्त वर्षों यानी कि 2024-25 के लिए प्राकृतिक रबड़ सेक्टर के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 709 करोड़ रुपए कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यही फिर 25-26 के लिए भी रहेगा। रबड़ बोर्ड के इस योजना के तहत उत्पादकों को नए पौधे लगाने और पुराने पौधों को दोबारा रोपने के लिए सब्सिडी देता है। योजना के तहत केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित पारंपरिक क्षेत्रों में 12,000 हेक्टेयर के रबड़ का रोपण किया जाएगा। इसके लिए सहायता की दर 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि CBI ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी बिना दिमाग लगाए और कानून का उचित सम्मान किए बिना की है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पावर का दुरुपयोग है। वीडियोकॉन ICICI बैंक लोन मामले में CBI ने 23 दिसंबर 2022 को चंदा और दीपक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से उन्हें गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और इसे अवैध घोषित करने की मांग की थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाएं ही ज्यादा शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग पर खर्च करती हैं, खासतौर से ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में। लेकिन IIM की एक रिपोर्ट बताती है, IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों ने ज्यादा खर्च किया है शॉपिंग पर। क्या है ये पूरा सर्वे, आइए आपको दिखाते हैं। तो 25 राज्यों के 35,000 लोगों पे ये सर्वे किया गया है और इसमें ये बात उभरकर सामने आई है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष 36% ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प सर्वे है। प्रति पुरुष सालाना खर्च अगर 2,484 रुपये है, तो वहीं आप अगर महिलाओं से इसकी तुलना करें तो ये 1,830 रुपये है। IIM अहमदाबाद के सर्वे के मुताबिक 47% पुरुष और 58% महिलाएं कपड़ों और जूतों की खरीदारी करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो पुरुष महिलाओं से आगे हैं। 23% पुरुष और 16% महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खर्च करती हैं। IIM अहमदाबाद के इस सर्वे में जैसा हमने आपको बताया कि 25 राज्यों के 35,000 लोग शामिल किए गए थे। टाटा ग्रुप की दर्जनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और पिछले 1 साल में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने जबरदस्त रिटर्न भी दिया है और इन कंपनियों के दम पर टाटा ग्रुप का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि इसकी हैसियत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी ऊंची हो गई है। देखिए ये बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउस टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज्यादा हो चुका है। नमक बनाने से लेकर फैशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया तक टाटा ग्रुप की दर्जनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और पिछले 1 साल में ग्रुप की कंपनियों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है और इन कंपनियों के दम पर ग्रुप का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि इसकी हैसियत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा ऊंची हो गई है। टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन $365 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $341 बिलियन है और इस लिहाज से अगर टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मार्केट कैप को देखें तो ये $170 बिलियन यानी 15 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आधे के बराबर है। टाटा ग्रुप की करीब 25 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट है। इनमें टाटा मोटर्स, ट्रेंट, TCS,
टाइटन, टाटा पावर, टाटा टेक, TRF, बनारस होटल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर सहित और कई कंपनियां हैं। इनके कुल मार्केट कैप को मिलाकर ग्रुप का इतना बड़ा साम्राज्य है। इसके अलावा ग्रुप की कुछ ऐसी भी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी बाजार में लिस्टेड नहीं हैं। इनमें 2 एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा हैं। इसके अलावा टाटा सन्स, टाटा कैपिटल, टाटा प्ले, टाटा एडवांस सिस्टम्स शामिल हैं। इनमें से टाटा सन्स, टाटा प्ले और टाटा कैपिटल अगले 1-2 साल में अपना IPO ला सकती है। इधर इस्लामाबाद थिंक टैंक टैब एड लैब ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान का कर्ज उसकी GDP की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तान को बड़े बदलावों की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान और गहरे कर्ज के दलदल में फंसा जाएगा और डिफॉल्ट की ओर बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार की कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। निफ्टी ने 22,186 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। अंत में सेंसेक्स 281 अंक चढ़कर 72,700 के पार बंद हुआ। निफ्टी 81 अंक चढ़कर 22,122 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 150 अंक चढ़कर 46,535 के स्तर पर क्लोज हुआ। मार्केट का पूरा दिन का हाल बताएंगे आशीष। देखिए, तकरीबन 1 महीने के बाद निफ्टी पर आज आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, वो भी क्लोजिंग लेवल पर देखने को मिला, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। 15 जनवरी को इससे पहले आप देखिए कि क्लोजिंग बेसिस पर हाई था, आज उसको पार करके इंट्राडे में और तेजी आई। हालांकि आखिरी आधे 1 घंटे में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो ऑफ हाइज हो गए, लेकिन ओवरऑल ये 1 महीने की रैली काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इस रैली में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, 155 अंकों का बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो तकरीबन 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। पावर ग्रिड की तरफ से 63 अंक है, कोल इंडिया की तरफ से 60 अंक, M&M की तरफ से करीब 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस रैली में अगर आप देखें तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट इंडेक्स पर थोड़ा सा ड्रैग किया, दबाव बनाया है HDFC बैंक में, जहां पर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है 446 अंकों का, ITC 128 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, L&T 88 अंक, HUL, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक हैं जिन्होंने इंडेक्स को ड्रैग किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में काफी एक्शन देखने को मिला और ब्रॉडर बेस्ड पार्टिसिपेशन इस 1 महीने के दौरान देखने को मिला है। BPCL 43% का बड़ा मूव आ गया, ONGC 23% चल गया, कोल इंडिया 20% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो स्टार है, 20% की तेजी यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि HDFC बैंक ने ड्रैग किया, 14% 1 महीने में करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस, ITC, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मार्केट में तेजी तो रही, लेकिन आखिरी 1 घंटे में थोड़ा सा कट देखने को मिला। आज के गेनर्स की बात की जाए तो ग्रासिम 3%, बजाज फिनसर्व 3% है गिरने वाले स्टॉक्स में, क्योंकि प्रोडक्शन टारगेट हो सकता है कि FY24 में पूरा ना कर पाए, ये खबर आई कोल इंडिया के लिए। और जैसे ही खबर आई स्टॉक में देखिए ऑफ हाइज हो गया, 4-4.5% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। बाकी विप्रो, L&T हल्की सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो पिछले 1 महीने में कैश के स्टॉक्स में जबरदस्त आपको एक्शन देखने को मिला। आज भी बड़ा मूव देखने को मिला MRPL में, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो 80% की तेजी आ गई। ओरेकल फाइनेंस, ये स्टॉक हमने बताया था आपको कि नतीजों के बाद बड़ी री रेटिंग है, 1 महीने में देखिए 68% टेफनो का स्टॉक है, 68% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। छोटे सरकारी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 60% की तेजी, ऑयल इंडिया तकरीबन 60%। लेकिन ऐसे समय में क्योंकि खबरें काफी नेगेटिव आ रही हैं, पेटीएम को लेकर 48% गिर चुका है, दीपक फर्टिलाइजर 25% का कट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 24% की गिरावट है। लेकिन पिछले 1 महीने में प्रीवियस क्लोजिंग हाई से लेके अब तक का स्टार परफॉर्मर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वैसे आज अमेरिका में छुट्टी है, बाजार बंद रहेंगे, तो जो कुछ संकेत आपको लेने हैं कल सुबह भी आपको डाउ फ्यूचर्स से ही मिलेंगे। हमारे बाजारों के लिए संकेत सबसे ज़्यादा अहमियत वाले ये होंगे कि आज क्या फिर इस अच्छी तेजी और रिकॉर्ड हाई के दिन FIs और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े किस तरह के दिखते हैं, या फिर आखिरी आधे पौन घंटे में जो बिकवाली का दबाव बना उसमें योगदान क्या FIs का है। वैसे देखा जाए तो सपोर्ट बहुत बढ़िया है बाजार पर 22,000 के आसपास। आज भी हमने 22,000 के लेवल को तोड़ा नहीं और अब कल के लिए
21,925 22,000 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर होगी खरीदारी। 22,200 को पार करके टिकने पर निफ्टी फिर से खुले नीले आकाश यानी कि ब्लू स्काई जोन अनचार्टेड टेरिटरी में जाता हुआ दिखेगा, जिसके टारगेट ऊपर की तरफ 22,400-500 की रेंज के बनते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग हैंडी अच्छी कही जाएगी। अब जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 46,175 से लेकर 46,225, ये तुरंत, या 46,275 गिन लीजिए, ये 100 पॉइंट की रेंज तुरंत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 46,850 से लेकर 47,000 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। वहां पर भी रुझान पॉजिटिव साइड पर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन तेजी का बरकरार रहेगा, आगे बढ़ेगा और ट्रेडर्स के लिए वहां पर भी मौके भरपूर होंगे। तो आज रात अमेरिका से कम संकेतों के बाद हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाले संकेत होंगे हमारे अपने डेटा, जिनके दम पर कल भारतीय बाजार अपनी शुरुआत करेंगे। क्वेस कॉर्प में आज जोरदार उछाल रहा और इसकी वजह ये रही कि कंपनी में बड़ा डीमर्जर होने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल देने के लिए मेरे साथ हैं कुशल जी। तो क्वेस कॉर्प में आज हमें बेहतरीन तेजी देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी जो अनाउंसमेंट्स आती हुई नजर आई है कि कंपनी आगे चलकर 3 कंपनियों में डिमर्ज होती हुई दिखेगी और इसमें जो 2 कंपनियां हैं वो लिस्ट भी हो जाएंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो कारोबार है उसको आगे चलकर और बढ़ाने के लिए अलग अलग वर्टिकल्स पर बड़े रूप में फोकस करने के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है। और आप देखिए तो यहाँ पर 3 कंपनियां क्वेस कॉर्प, डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज में ये डिमर्ज होती हुई दिखेंगी, जिसमें क्वेस कॉर्प के अगर आप एक शेयर होल्डर हैं और उसके बदले में आपको ये जो 2 नई कंपनियां और भी लिस्ट होती हुई दिखेंगी, इनसे डिमर्ज होकर उसके भी एक शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स ये पूरी प्रक्रिया करीबन 12 से 15 महीनों में पूरी की जाएगी और डिमर्जर का जो थॉट प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी आगे चलकर इन दोनों ही अन्य कंपनियों में फर्दर नया निवेश आ सकता है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी शेयर होल्डर्स के लिए। साथ साथ जो बेहतर कैपिटल एलोकेशन का थॉट प्रोसेस है वो भी कंपनी का बनता हुआ दिखेगा अलग अलग सेगमेंट और वर्टिकल्स के पर्सपेक्टिव से कि कहां आपको बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर एक बढ़िया पूंजी निवेश का जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है, वो कंपनी आगे सोचकर चलती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट का इनफैक्ट ये भी मानना है कि ओवरऑल टॉप लाइन के पर्सपेक्टिव से अगले 3 सालों में करीबन 16 से 17% की कैगर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। अलग अलग कारोबार है जहाँ पर ये डिमर्ज होते हुए नजर आएंगे, जिसमें क्वेस कॉर्प तो जो है वर्कफोर्स मैनेजमेंट देखेंगे, साथ ही डिजिटाइड सॉल्यूशंस, बीपीओ जो है वो सॉल्यूशंस, साथ साथ एचआरओ और इंश्योर टेक पर फोकस करेंगे। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, फैसिलिटी मैनेजमेंट एक और एरिया है जिस पर बड़ा फोकस बनने वाला है। तो अलग अलग कारोबार को विभाजन करके उन पर सेपरेटली फोकस करने की जो रणनीति है ये क्वेस कॉर्प को आगे चलकर बढ़िया फायदा दे सकती है और इसी वजह से शायद इन्वेस्टर्स इसको आज थम्स अप दे रहे हैं। अब बात आपकी सेहत की। स्लिप डिस्क, जिसे आमतौर पर बढ़ती उम्र की समस्या मानी जाती है, लेकिन अब युवा और नौकरी पेशा लोग भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। गलत तरीके से घंटों एक ही पोस्चर में बैठना, मोटापा और निष्क्रियता इसकी एक बड़ी वजह है। स्लिप डिस्क यानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द का होना, दरअसल ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या है। पहले ये समस्या बढ़ती उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब ये समस्या तेजी से युवाओं और नौकरी पेशा लोगों को अपना शिकार बना रही है। खासकर सिटिंग जॉब्स वालों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। व्यस्त जीवन शैली, गलत तरीके से उठने बैठने की आदत, मोबाइल, टैब या लैपटॉप पर अधिक समय तक बैठना स्लिप डिस्क की एक बड़ी वजह है। साथ ही मोटापा, ज्यादा देर तक ड्राइविंग करना, क्षमता से अधिक वजन उठाने से भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है स्लिप डिस्क। दरअसल हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती हैं। इन्हें बेस देने के लिए छोटी गद्देदार डिस्क रहती है। ये डिस्क रबड़ की तरह होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाती है और उसे लचीला रखने में मदद करती है। अगर इस डिस्क में किसी वजह से सूजन आ जाती है या ये टूट जाती है तो उन्हें स्लिप डिस्क कहा जाता है। आमतौर पर इसका असर पीठ के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। खासकर सर्वाइकल डिस्क स्लिप, लंबर डिस्क स्लिप और थोरैसिक डिस्क स्लिप की शिकायत सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके लक्षण की बात करें तो अगर कमर के बीच में निचले हिस्से में दर्द या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है,
इसके अलावा पैर और कूल्हों के आसपास सुन्न होना, झुकने या चलने में दर्द होना, यूरिन पास करने में दिक्कत होना भी स्लिप डिस्क के लक्षण हो सकते हैं। कई बार इसकी वजह से गर्दन में चुभने जैसा दर्द होता है। इसके अलावा कंधों और हाथों में दर्द या हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी भी इसके लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई दर्द महसूस होता हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्लिप डिस्क के बचने के उपायों को लेकर सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने एक ही पोजीशन में बैठने से बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में उठकर टहल लेना चाहिए। बैठने का पोस्चर ठीक रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज के साथ उष्ट्रासन और भुजंगासन जैसे कुछ ऐसे योगासन हैं जो सिटिंग जॉब्स वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं इसके खतरे को कम करने के लिए देर तक ड्राइविंग करने से बचना, बॉडी के वजन को कम रखना, क्षमता से अधिक वजन उठाने से बचना जरूरी है। ये ध्यान रहे कि कोई भी योग या एक्सरसाइज करने से पहले फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ये एहतियात अगर बरतते हैं तो स्लिप डिस्क की समस्या आपसे दूर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारत में मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर में एवलांच का भी अलर्ट जारी किया गया है। ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं। ताजा बर्फबारी से यहाँ घर सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई है। गुलमर्ग के अलावा गुरेज, जोजिला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गांदरबल जिले के बालटाल, सोनमर्ग में बर्फ जमा होने के कारण हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। इन 6 जिलों में 21 फरवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका है। हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए संबंधित इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। साथ ही हिमस्खलन संभावित इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुल्लू के रोहतांग में अटल सुरंग के पास ताजा बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान है। चीन के उत्तरी हिस्से में बीते 2 दिनों से मौसम ने जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ है। वहीं भयंकर बर्फबारी से रास्ते रुक गए हैं तो कहीं रेतीले तूफान ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन पर मौसम की दो तरफा मार पड़ रही है। बीते 2 दिनों से मौसम ने चीन का जो हाल किया है उसकी तस्वीर आपके सामने है। खासकर उत्तरी हिस्से में तो मौसम ने लोगों की हालत खराब कर दी है। चीन के बड़े हिस्से में चल रही शीतलहर के लिए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई जगहों पर रेतीले तूफान की वजह से लोगों को खासा परेशानी हुई। कई इलाके भयंकर रेतीले तूफान से प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा है। रेतीले तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई। तूफान ऐसा था कि लोगों को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले भारी बर्फबारी से कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर बामुश्किल 20 मीटर रह गई, जिससे यात्रा की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। शहर में कई यात्री और वाहन फंस गए। हालांकि कुछ राजमार्गों पर अस्थायी तौर पर ट्रैफिक चालू कर दिया गया। शुक्रवार से शुरू हुई भारी बर्फबारी ने उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।